हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर एंटी पेपर 1 से क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन अभिवर्ती। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेपर सेकंड हिंदी की भी वीडियोज अपलोड होने लगी है, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो हमारा पहला प्रश्न आज का जो है, मूल्यांकन शब्द से तात्पर्य है व्यक्ति या बालक की योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन, व्यक्ति बालक की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन, व्यक्ति बालक की उपलब्धि एवं योग्यताओं का मूल्य निर्णय। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूल्यांकन शब्द से तात्पर्य है, ये क्या तात्पर्य है जो मूल्यांकन शब्द से है हमारा? जी हाँ, सभी आंसर दें। कि व्यक्ति या बालक की उपलब्धि एवं योग्यताओं का मूल्य निर्णय करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। कि मापन एवं मूल्यांकन में संबंध है। कि मापन होता है और एक मूल्यांकन होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है? मापन किसी शक्ति गुण का मात्रात्मक वर्णन है, जबकि मूल्यांकन उक्त गुण का मात्रात्मक प्लस गुणात्मक वर्णन है। तो मूल्यांकन व्यापक है और उसमें मापन निहित रहता है, और मापन की शुद्धता एवं सार्थकता उसके मूल्यांकन को प्रभावित करती है। तो उपरोक्त में सभी सत्य हैं। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मापन एवं मूल्यांकन में संबंध है, हमें संबंध बताना क्या होता है। ये उपरोक्त में सभी सत्य हमारे ये तीनों ही कथन ए, बी और सी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। मूल्यांकन किसी शील गुण के संदर्भ में बनाता है। तो क्या बनाता है ये? मूल्यांकन किसी शील गुण में संदर्भ में बनाता है। उक्त गुण को कैसे व्यक्त किया जाए, उक्त गुण को क्या मूल्य दिया जाए, उक्त गुण का कितना है, या फिर उक्त गुण को कैसे मापा जाए। मूल्यांकन जो है किस प्रकार का शील गुण के संदर्भ में बनाता है ये। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये उक्त गुण को क्या मूल्य दिया जाए, जो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, मूल्यांकन की उपस्थिति किस शिक्षा प्रक्रिया के अंग में विद्यमान रहता है? उद्देश्यों के निर्माण में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, पाठ्यक्रम योजना में, उपरोक्त में सभी में। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूल्यांकन की उपस्थिति किस शिक्षा प्रक्रिया के अंग में विद्यमान रहती है? देखिए रहता है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यांकन जो है रहता है, ठीक है। उद्देश्यों के निर्माण में है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में है, या पाठ्यक्रम योजना में है, उपरोक्त सभी में है। ये उपरोक्त सभी में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये उद्देश्य का निर्माण में बिल्कुल सही हमारा, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में होता है, और पाठ्यक्रम की योजना बनाने में भी। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन की परिभाषा है। मूल्यांकन की क्या परिभाषा होती है? शैक्षिक उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है, यह निर्णय लेना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करता है। यह मूल्यांकन व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय है, इस पर विचार करता है। उपरोक्त में सभी है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मूल्यांकन की परिभाषा है जो, ये क्या होती है मूल्यांकन की जो परिभाषा है, जो मूल्यांकन की परिभाषा होती है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि शैक्षिक उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है, यह निर्णय लेना ही मूल्यांकन है। और मूल्यांकन किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारण करता है, यह भी मूल्यांकन ही है। और मूल्यांकन जो है व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय है, जो उचित है, इस पर विचार करता है, यही हमारा मूल्यांकन है। अधिगम अनुभवों को प्रदान करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? अधिगम अनुभवों को प्रदान करते समय अपनी शिक्षण विधियों का, या बालकों की आयु एवं मानसिक स्तर का, या स्वयं के व्यक्तित्व का, या छात्र हित का। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सभी आंसर दें। अधिगम अनुभवों को प्रदान करते समय शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए हमें? जी हाँ, सभी आंसर दें। क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए छात्र हित का जो है इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अधिगम अनुभवों को प्रदान करते समय जो एक शिक्षक होता है उसको यह सोचना चाहिए कि मेरे पास जो अनुभव है कितना है, लेकिन वो उन छात्रों के विषय में भी कितना सही सटीक बैठता है यह है या नहीं, इस बात का बिल्कुल सही ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। उपयुक्त अधिगम अनुभवों का मानदंड। उपयुक्त अधिगम अनुभवों का मानदंड क्या है? क्या ये अनुभव बालक की परिपक्वता के अनुकूल है? क्या अधिगम अनुभव बालक के लिए सार्थक एवं संतोषप्रद है? क्या अधिगम अनुभव शैक्षिक उद्देश्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ये उपयुक्त में सभी है। इसमें सही है, सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त अधिगम अनुभवों का मानदंड है। इसमें क्या मानदंड है? उपयुक्त अधिगम अनुभवों का, क्या ये अनुभव बालक की परिपक्वता के अनुकूल है? फिर क्या अधिगम अनुभव बालक के लिए सार्थक एवं संतोषप्रद है? क्या अधिगम अनुभव शैक्षिक उद्देश्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? यह उपयुक्त में सभी है। इसमें सही सटीक और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा हमारा आंसर। उपयुक्त में सभी सत्य हमारे ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अधिगम अनुभवों का आयोजन किया जाता है बालकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के लिए, बालकों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, ए और बी दोनों के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अधिगम अनुभवों का आयोजन किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ये ए और बी दोनों के लिए किया जाता है। ये बालकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के लिए और बालकों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है अधिगम अनुभवों का आयोजन। मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण है। कौन कौन से प्रमुख उपकरण है मूल्यांकन के? तीन निरीक्षणात्मक विधियां हैं, सब आलेख प्रविधियां हैं, परीक्षण प्रक्रिया है, उपयुक्त में सभी है। में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण कौन कौन सी हैं? निरीक्षणात्मक विधियां हैं, हमें किसी भी चीज का निरीक्षण करना चाहिए। फिर सब आलेख प्रविधियां है, फिर परीक्षण प्रक्रियाएं भी होनी चाहिए। उपयुक्त में सभी सत्य है हमारे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ये प्रक्षेपी विधियों का उपयोग बालकों की मनोवृत्तियों को ज्ञात करने के लिए, बालकों की दमित इच्छाओं को ज्ञात करने के लिए, बालकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन को ज्ञात करने के लिए, उपयुक्त में सभी के लिए। में सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ये प्रक्षेपी प्रविधियों का, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सभी आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बालकों की मनोवृत्तियों को ज्ञात करने के लिए और बालकों की दमित इच्छाओं को ज्ञात करने के लिए, या बालकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन को ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन सहायक सिद्ध होता है। ये मूल्यांकन जो है किसके लिए सहायक सिद्ध होता है? ये शिक्षण के विभिन्न घटकों की जानकारी एकत्रित करने के लिए, पाठ्य क्रियाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में, या विद्यालय की गतिविधियों में सुधार के लिए, या सभी में। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूल्यांकन सहायक सिद्ध होता है। किसमें सहायक सिद्ध होता है ये मूल्यांकन? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण के विभिन्न घटकों की जानकारी एकत्रित करने में, पाठ्य क्रियाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में, विद्यालय की गतिविधियों में सुधार में। तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे, ए बी सी। उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में संबंध है। ये क्या संबंध होता है उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में? निदानात्मक परीक्षण जो है उपलब्धि परीक्षण के ही अंग है। निदानात्मक परीक्षण किसी विशेष वस्तु स्थिति में तैयार किए जाते हैं। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षणों में पृथक होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में संबंध है। हमें संबंध बताना है क्या होता है परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण जो है ये उपलब्धि परीक्षण के ही अंग है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।